القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। ज़िंदगी तो तुमने मेरी बर्बाद कर दी, अब ये भी बता दो मैं कहाँ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। अक्सर हम किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, इतना भरोसा जैसे हम अपने औलाद पे कर रहे हैं, लेकिन क्या पता कौन कब गद्दार निकल जाए, कुछ पता नहीं चलता। कुछ इसी तरीके से मेरी बेटी के और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमारे पड़ोस के अंदर एक फैमिली आई हुई थी छुट्टियों में। अक्सर स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं तो इधर से उधर सब एक दूसरे से मिलने जाते ही हैं। वो भी अपनी बुआ के घर आए। उनके एक बेटा एक बेटी थे, मुंबई से आए हुए थे। और गांव के माहौल में जब कोई मुंबई से आता है तो बड़ा एक ताज्जुब सा होता है और हर कोई उनसे देखने के लिए मिलने के लिए तरसता। इसी तरीके से वो भी हमारे घर आया करते और हम भी जाया करते थे उनके घर। मेरी और उनके घर के जो आना जाना था वो ज़्यादा ही क्लोज़ था। ये तो नहीं पता था कि किसका रिश्तेदार कैसा होता है। इसी वजह से मैं भी भरोसा करने लगी, जैसे ये लोग हैं ऐसे हम हैं। और वो उनका आना जाना हमारे यहाँ रहा। वो 1 महीने के लिए वो लोग आए हुए थे। उनके घर से उनकी दोनों बच्चे हमारे घर आया करते थे। मेरी बेटी भी उनके यहाँ जाया आया करती थी। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों के दिलों में क्या है। उन्हें मेरी बेटी पसंद आ गई और उन्होंने सामने से रिश्ता मांगा। मैं भी बहुत खुश थी। मुंबई का नाम सुन के हर कोई खुश हो जाता है। उन्होंने बताया कि हमारा अपना खुद का फ्लैट है वहाँ पर और हमारे अपना खुद का कारोबार है वहाँ पर। मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा मेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई। आगे सोचा ना पीछे सोचा और बस रिश्ता तय कर दिया। उस 1 महीने में मैंने मंगनी भी कर दी और उस 1 महीने के अंदर वो खूब घूमे फिरे, सब कुछ हुआ और शादी की बात भी तय हो गई। उन्होंने साफ कह दिया था कि हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। अक्सर मुंबई के लोग या बड़े लोग यही कहा करते हैं कि हमें दान दहेज नहीं चाहिए, लेकिन उसके पीछे आड़ के वो क्या चाहते हैं ये हमें नहीं पता होता। मैंने भी कहा कि चलो बगैर दहेज के बेटी चली जाएगी, खाना दाना अच्छा कर देंगे और थोड़ा बहुत सोना वगैरह दे देंगे। इसी तरीके से मैंने अपनी बेटी की शादी उन लोगों के साथ में तय कर दी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी और वक्त ऐसे ही जाता रहा। वो लोग चले गए मुंबई और उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके कहा कि हम 6 महीने के बाद में शादी करेंगे गांव में ही आकर के। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, गांव में यहीं के यहीं शादी भी हो जाएगी। सब जो भी आपस में है मिलने वाले वो भी मिल लेंगे और शादी जब हो जाएगी फिर मेरा भी मुंबई आना जाना खुल जाएगा। मैं कहाँ गांव की रहने वाली, मुंबई शहर के सपने देखने लगी। अपने चक्कर में मैंने ये ध्यान नहीं करा कि मुझे पहले पूछताछ करनी चाहिए, एक बार मुंबई का चक्कर लगाना चाहिए, वहाँ जाके देखना चाहिए कि उनका घर बार वाकई में सही है या नहीं। जिनके यहाँ पर वो आके रुके थे मैं अक्सर उनसे पूछती तो उन्होंने एक ही बात कही कि हम कभी मुंबई गए नहीं और ये लोग आते हैं, इनका अच्छा सुना है कारोबार है, घर है, फिर भी आप एक बार जा कर के देख लो। मैंने कहा जब आपके रिश्तेदार हैं, बचपन से मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखा है और आपकी हमारी फैमिली एक जैसी रही है तो कोई बात नहीं, मैंने रिश्ता तय कर दिया, अब या किस्मत या नसीब। इसी तरीके से वक्त गुज़रता चला गया और 6 महीने पलकों ही पलकों में निकल गए और शादी के दिन नज़दीक आ गए। वो वहाँ से जब आए तो काफ़ी सारा सामान लाए। इस तरीके से उन्होंने शादी करी जैसे कि बहुत बड़ा घराने से रिश्ता हुआ है और बहुत सारा सामान वो लेकर आए, जिसके अंदर सारा गोल्ड जो भी था वो सारा नकली था। हमें लगा कि ये गोल्ड है। हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि इतने सारे कड़े, इतने सारे ज्वेलरी, इतने सारे कान के, हर एक सेट के साथ में हर एक चीज़ लगी हुई थी। देखकर बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई। ये नहीं पता था कि आगे का सफ़र क्या होगा, किस जगह पे मैं अपनी बच्ची को भेज रही हूँ। कभी भी माँ बाप को रिश्ता करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जाके लड़के वालों का घर देखें और जा कर के ये जानकारी करें कि लड़का कैसा है। हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ लड़का देखा और उनकी बातें देखी। मेरी बेटी शादी होकर के कुछ दिन यहाँ पर रुकी, जैसे कि 2-3 दिन। फिर उसके बाद वो लोग कहने लगे कि हम लेके जा रहे हैं, आप आ जाना और बाद में आकर के आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। एड्रेस वगैरह भी दिया और फिर उसके बाद में मेरी बच्ची विदा हो करके उनके साथ उनके घर चली गई।
शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे से रहे वे लोग, फ़ोन वगैरह आता रहा, मेरी बेटी का भी फ़ोन आता था। मैं हमेशा पूछती, बेटी तुम ठीक हो? तो वो कहती थी कि जी, लेकिन मुझे महसूस होता था कि कोई ना कोई उसके पास खड़ा है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता था शायद मेरी बेटी खुल के बात नहीं कर रही है। मैं जब भी मैं फ़ोन करती बस वो लोग यही कहते हैं कि अभी वो सो रही है, अभी वो घूमने गई है और अभी वो घर पर है नहीं। 10 बार फ़ोन करने पे एक बार बात कराया करते। मुझे बड़ा ताज्जुब सा होता और जब मैं उससे कहती कि बेटा मैंने इतनी बार फ़ोन करा तुम मिलती नहीं हो, तो वो दबे लफ्ज़ों में कहती कि हाँ मैं यहाँ नहीं थी। मुझे पता चल रहा था कि मेरी बेटी परेशान है। जब भी वो फ़ोन करा करती तो कभी तो कहती कि मम्मी मुझे 20,000 की ज़रूरत है, कभी कहती मम्मी मुझे 50,000 की ज़रूरत है। मैं सोचा करती कि जब इतना बड़ा घराने में शादी हुई है तो इसे पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई। मैंने उसे कई बार पूछा कि बेटा किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो वो ये कहती कि यार मुझे अपना कुछ सामान लेना है और घर वालों से मांगते हुए शर्म आ रही है और आप दे दो मुझे। तो माँ हूँ, बस माँ बन के चुप हो गई और ख़ामोश हुई। इससे मैंने उसे कई बार पैसे भेजे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसके पड़ोस से ही फ़ोन आया कि आपकी बेटी बहुत परेशान है और आप आकर के इसको यहाँ से ले जाओ या इसकी खैर खबर लो, ये जालिम है, इसे मार देंगे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मेरी बेटी तो बहुत बड़े घराने में है। मैंने सोचा शायद कोई दुश्मन होगा, लेकिन फिर भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि ठीक है मैं मुंबई जाऊंगी और जा कर के अपनी बच्ची को वहाँ से लाऊंगी। फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया, फिर उसने पैसे मांगे। फिर मैंने उससे कहा कि मैं पैसे लेके खुद ही आ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो और मैं आके तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगी। मेरी बेटी चुप हो गई। पता नहीं कौन था आसपास में, क्या हुआ क्या नहीं, सिर्फ एक चीख की सी आवाज़ आई और फ़ोन कट हो गया। अगले दिन मैंने अपना टिकट निकाला और मैं मुंबई के लिए रवाना हो गई। जब मैं वो मुंबई पहुंची, वहाँ जा कर के मैंने उन लोगों को फ़ोन करा तो वो स्टेशन पे नहीं आए, ना कोई मुझे लेने आया। मैंने 24 घंटे स्टेशन पे गुजारे, भूख प्यास से परेशान रही और कोई आने के लिए वहाँ से नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने उनसे कहा अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं पुलिस स्टेशन पहुँच जाऊँगी और वहाँ से पुलिस को लेके तुम्हारे पास आऊँगी, वरना मुझे यहाँ से आके ले जाओ या मेरी बेटी को स्टेशन पे छोड़ दो। वो कहने लगे कि तुम्हारी बेटी तो गांव के लिए निकल गई है। मैंने कहा कल परसों तो मेरी बात हुई और इतने में मेरी बेटी निकल भी गई गांव के लिए। कहने लगे कि हाँ तुम्हारी बेटी चली गई है और यहाँ पर से हमें बता के भी नहीं गई और हमारा जो सोना है पैसे है वो सब ले गई। मैंने कहा तुम्हें मान लूँगी लेकिन तुम पहले आके मुझे यहाँ से लेके जाओ। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि तुम भी अपने गांव जाओ और तुमने अपनी गंवार लड़की हमारे पल्ले बांध दी थी, अपनी लड़की को वहीं रखना और हमसे बातचीत बिल्कुल नहीं करना। उन्होंने सोचा गांव वाली है डर के चली जाएगी, लेकिन माँ एक माँ होती है, वो गांव की हो या शहर की हो। मैंने जहाँ पर मैं स्टेशन पे बैठी थी मैंने उन लोगों से बताया जो पास में रहते हैं जैसे चाय वाले ये लोग, कि इस तरीके से मैं यहाँ आई, 24 घंटे गुजर गए हैं मुझे, लेकिन मेरी बेटी के पास नहीं जाने दिया जा रहा और ये वाला एड्रेस। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से लास्ट में बात हुई थी तो उसने मुझे ये एड्रेस, मैं वहाँ से पुलिस को लेकर जाऊँगी और अपनी बेटी को वहाँ से लाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी ने गाँव से आगे की ज़िंदगी कहीं की देखी नहीं, तो वो यहाँ से गाँव के लिए कैसे जा सकती है। बस कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया और फिर मुझे पुलिस तक पहुँचा दिया और वहाँ जा कर के मैंने अपनी FIR लिखवाई और लिखा कर बताया कि मेरी बेटी को वहाँ पर इस तरीके से परेशान रखा जा रहा है और मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। जब मैं पुलिस को वहाँ पर लेकर गई तो मेरी बेटी को उन्होंने अंदर कर रखा था, खुद बाहर आए और उल्टा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाने लगे। कहने लगे कि ये पैसों की मांग करती है, ये अपनी बेटी की ख़रीदारी करती है और कहती है कि मुझे इतना पैसा दो वरना मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊँगी। पुलिस ने जब ज़ोर डाला तो फिर उसके बाद उनका असली चेहरा नज़र आया। इससे पहले भी उस लड़की की दूसरी शादी हो चुकी थी, यानी कि मेरी बेटी से पहले भी एक लड़की को उन्होंने जला के मार दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ दहेज की खातिर। मैंने पुलिस से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी दिला दो और मैं अपने यहाँ से चली जाऊँगी। बहुत मुश्किलों के साथ में मैंने वहाँ का सामना करा और जिस तरीके से भी मुझसे निकाला गया अपनी बेटी को, मैंने उन जानवरों के हाथ से निकाला, वरना मेरी बेटी को भी वो जला के या गला घोंट के मार देते। मेरी बच्ची की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगी कभी भी अपनी बेटियों का रिश्ता करो तो अच्छी तरीके से जान पहचान करके करो, क्योंकि दहेज के लालची ऐसे छुपे बैठे हैं जैसे भेड़िया बैठा रहता है। ज़िंदगी तो उसकी ख़राब हो गई है।
लेकिन ये तो है कि मौत से तो वो बच गई। मेरी एक गलती की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी मैंने ख़राब कर दी। ना मैं अंधाधुंध भरोसा करती, ना बम्बई का सपना देखती, ना उसे दिखाती और ना मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब होती। कई कई दिन तक मेरी बेटी को खाना नहीं दिया जाता था। उससे घर का काम के साथ साथ बाहर के काम भी कराए जाते थे और उसके साथ मार पीट भी होती थी। उन्हें पैसा चाहिए था। वो ये भी कहते थे कि उनका जो दोस्त आता है उसके साथ तुम कहीं पर भी जा सकती हो, बस घर में पैसा आना चाहिए, किसी भी तरीके से लाओ, पैसा लेकर आओ। जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी तो मुझे बहुत ख़याल आया कि मेरी एक गलती की वजह से मेरी बच्ची की ज़िंदगी मेरे हाथों से ख़राब हो गई। जब भी कभी रिश्ता करो पहले सोच समझ लो, देख लो, भाल लो, फिर उसके बाद ही इतना आगे जाना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बच्ची के साथ ऐसे वक्त भी आएगा। कहाँ मैंने अपनी बच्ची को लाडों से पाला था। भले ही मैं गांव में रहती थी, भले ही हमारे पास खाने को ज़्यादा नहीं था, लेकिन कभी इस बारे में नहीं सोचा था। ये तो अच्छा हो गया वक्त पे मैं यहाँ से चली गई, वरना वो तो मेरी बच्ची को मार ही देते और मुझ तक खबर भी नहीं मिलती जिस तरीके के वो थे। इससे पहले भी उस लड़के की 2 शादियाँ हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि 2 शादियाँ हो चुकी और एक भाग गई और दूसरी को जला के इन्होंने मार दिया था। उस वक्त से पहले मैंने अपनी बेटी को निकाल लिया। भले ही गलती मेरी थी, लेकिन उसकी सज़ा मेरी बच्ची को इतनी बुरी तरीके से मिलेगी मैंने नहीं सोचा था। कभी भी रिश्ता करने से पहले है ना, अच्छी तरीके से इन सब को जान पहचान लो। शहर के चक्कर में अपनी बच्ची की ज़िंदगी मैंने अपने हाथों से ख़राब कर दी। आज मुझे बड़ा एहसास होता है मेरी मासूम सी बच्ची की क्या से क्या हालत कर दी उन्होंने। बस ज़िंदगी बच गई, यही बहुत है।